हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने इस टॉपिक में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है यूके की राजनीतिक पृष्ठभूमि। आज हम यूनाइटेड किंगडम की बात क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें हम इस चर्चा को लेकर आए हैं। तो इस संदर्भ में जब आप देखेंगे तो आज के समय जो हमारा पूरा विश्व है एक कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की अस्थिरता से गुजर रहा है। अब हालिया उदाहरण आप देखें तो यहां पर आप पाएंगे, चाहे वो उत्तर कोरिया, जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच विवाद हो, चाहे आपका रूस यूक्रेन युद्ध हो, इसराइल गाजा के बीच हुआ विवाद हो, या इसमें इन्वॉल्वमेंट में आने वाले आपके हमास और उसका ईरान और लेबनान हो, तो एक प्रकार से पूरा क्षेत्र आपको अस्थिरता के दौर में गुजरता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से हाल में जो घटनाक्रम घटित हुआ ओलंपिक के दौरान फ्रांस में, जहां उनकी मेट्रो के ऊपर अटैक किए गए, आतंकवाद की धमकियां दी गई। इसी के साथ जब हम ब्रिटेन में जाते हैं तो ब्रिटेन में अभी हम देखते हैं कैसे यहां पर एक चाकू की हिंसा ने पूरी व्यवस्था को ही अव्यवस्थित कर दिया। इसी के साथ अगर हम भारत के पड़ोसियों की भी बात करें तो भारत में भी आप देखेंगे बांग्लादेश जैसी राज्य देश अस्थिरता के दौर में गुजर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है यूनाइटेड किंगडम। एक घटना यूनाइटेड किंगडम में घटित होती है जहां पर एक व्यक्ति चाकू लेकर एक डांस स्कूल था उसमें प्रवेश कर जाता है, डांसेस क्लास में उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां पर कुछ छोटी छोटी बच्चियां थी, कोई 6 साल की, कोई 5 साल की, कोई 10 साल की, कोई 12 साल की। ऐसी बच्चियां यहाँ पर नृत्य सीख रही थी, डांस सीख रही थी। और ये जो स्कूल या फिर ये जो क्लब था ये संबंधित था टेलर स्विफ्ट से, जो एक महान गायिका है। इसी समय यह व्यक्ति जो यहाँ पर इंटर करता है इस क्लब में, तो वहां पर बच्चों के ऊपर वह चाकू से हमला कर देता है। जो इनको डांस सिखाने वाली टीचर थी उनको भी यहाँ पर चाकू से आघात कर देता है। अब इसी के संदर्भ में आप देखेंगे ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में हिंसात्मक यहाँ पर गतिविधियां देखी गई। यहाँ पर लोग सड़कों पर आग लगा दी गई, लोगों के साथ जुआ जप्टी की गई, सड़कों को ब्लॉक किया गया इसी एक घटना के कारण। अब इसका जो आरोप है सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप ये है। जो हाल ही में अमेरिका जो ब्रिटेन में आपकी सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक पार्टी जो पहले सरकार में थी वो विपक्ष में पहुंच गई है, विपक्षी पार्टी सरकार में आ गई है। तो इसी को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम समझने वाले हैं कि ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर कार्य करती है। तो मेरे पीछे आप यहाँ पर मैप देख रहे होंगे और इस मैप में आप जो अलग कलर देख रहे हैं पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम का भाग है। यहां पर आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, ये समुद्र के बीच में एक इंग्लिश चैनल के दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। अब देखिए, अब यहां पर जो पार्टी है इसे आप यहां पर देखिए, हाल ही में सत्ता में कौन आया है, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी को यहां पर बहुत बहुत प्राप्त हुआ है। तो लेबर पार्टी का आरोप है कि कंजर्वेटिव पार्टी ये सारे यहां पर जो हिंसक गतिविधियां इनको करवा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इमेज है कैसे यहां पर कुछ लोग झंडे लिए मुंह पर मास्क लगाए विद्रोह कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर हम आज समझेंगे कि अमेरिका में जो ब्रिटेन है आपका, यहां पर संसदीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है, भारत से कितनी समानताएं कितनी भिन्नताएं हैं, इन सभी को हम यहां पर आज बड़े ही विस्तृत और डिटेल रूप में देखेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे दक्षिणपंथी नेतृत्व हिंसा को अधिक बढ़ावा दे रहा है। अब जो लेबर पार्टी है इन्होंने कहा है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं हमारे देश में, ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर अधिक यहां बढ़ावा दे रहे हैं इन विद्रोहों को। ये आव्रजन यानी कि माइग्रेशन के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं, गलत सूचनाएं यहां पर प्रसारित कर रहे हैं, जिससे ये विद्रोह भड़क रहा है। ठीक, देखिए जब भी किसी देश में कोई विद्रोह भड़के उसके पीछे 80% जो योगदान होता है ये अफवाहों का और गलत सूचनाओं का रहता है। यही कहीं ना कहीं हमें आपका बांग्लादेश में भी देखने को मिला। अब देखिए, अब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर देखें दक्षिणपंथी और वामपंथी ये कौन है, इनके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो दक्षिणपंथी और वामपंथी राजनीतिक दलों का नेतृत्व वाली पार्टियों के वर्चस्व को लेकर यहां पर यूके में जो व्यवस्था है इसे समझा जा सकता है। ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं
कि ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था यहां पर विद्वान है। तो देखो, यूके में राजनीतिक व्यवस्था। अब यूके की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। इन सभी को मिलाकर हम यूके कहते हैं। छोटे छोटे भाग हैं, इन्होंने मिलकर यूके का गठन किया है। ठीक, यूके यूरोप के अंतर्गत आता था, यूरोपियन यूनियन का भाग था, लेकिन इसने अपने आप को ब्रेक्जिट के माध्यम से अलग कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यूके में एक संवैधानिक राजतंत्र है। भारत में क्या है? भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है। अब यहां पर संवैधानिक राजतंत्र है। अब संवैधानिक लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र में अंतर क्या होता है? तो यहां पर आप पाएंगे जो यूके की मुखिया है, जो देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है, ये एक प्रकार से कौन है? ये सम्राट है, ये राजा है। ठीक, क्लियर? यूनाइटेड किंगडम में जो देश का सबसे सर्वोच्च सर्वे सर्वा होगा, वह एक प्रकार से राजा होगा या फिर रानी होगी। मतलब वंशानुगत पद यहां पर विद्यमान है। इसी प्रकार से जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो सबसे सर्वोच्च सर्वे सर्वा होता है हमारी सरकार का, वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को भारत में यहां पर चुन के भेजा जाता है। जनता प्रत्यक्ष नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उन्हें चुन के भेजा जाता है 5 वर्ष के लिए। इनकी यहां पर एक ही परिवार का व्यक्ति मुखिया बनेगा। ठीक है, जो प्रतीकात्मक होगा। हमारे देश में भी जो राष्ट्रपति है एक प्रकार से प्रतीकात्मक है, जो सरकार के अनुसार, सरकार के मार्गदर्शन पर कार्य करता है। ठीक है, सरकार के सलाह पर मार्गदर्शन कार्य करता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक प्रकार से स्वतंत्र व्यक्ति जिसे हम चुनकर भेजते हैं, वह राष्ट्रपति होता है। इनके यहाँ जो सर्वे सर्वा होता है वह एक ही परिवार का व्यक्ति माना जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इनके यहाँ जो रानी थी उनका देहांत होता है और उनके पुत्र राजा बनते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। अब आते हैं आगे। अब यहां पर आप देखेंगे यूके में जो संसदीय व्यवस्था है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो संसद है हमारी 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा तथा राज्यसभा को यहां पर कार्यकारी 2 संस्थाएं माना जाता है। हम अपने देश में कोई भी एक विधेयक को पास करवाना चाहे तो होता क्या है? पहले हमें उसे राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाना पड़ता है, दोनों सदनों में से पास करवाना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजते हैं। यही व्यवस्था आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं, इनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ लोकसभा है इसे हम निचला सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे यहां पर जो लोकसभा है इसे हम निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या है? वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, भारत की लोकसभा एक समान है। और जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ठीक है, क्लियर? हमारे यहाँ लोकसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ राज्यसभा, यूके में क्या होगा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा। अब जैसे हमारे यहाँ किसी विधेयक को अधिनियम बनाना होता है तो हम दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं। वैसे ही अगर आप ब्रिटेन में किसी विधेयक को अधिनियम या कानून बनाना चाहें तो पहले आपको उस विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास करवाना पड़ेगा और फिर आप इसे भेजेंगे राजा या रानी की शाही आज्ञा के लिए। ठीक है, फिर वो अनुमति देंगे। अब देखो, भारत और इंग्लैंड में एक समान व्यवस्था है, बस कुछ यहां पर अंतर है। अंतर क्या है? हमारे यहां पर एक प्रकार से जो हेड है उसे हम चुनकर भेजते हैं, इनके यहां मनोनीत या फिर वंशानुगत पद चलता है। ठीक, अब यहां पर जब आप आगे आएंगे तो यहां पर देखिए, आगे आइए। जब आगे आओगे तो यहां पर आप देखोगे, देखो हमारे यहां जो लोकसभा है इसके हर 5 वर्ष पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। फिर एक नई सरकार चुनकर आती है जिसका एक प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ 2014 में इलेक्शन हुए, 2019 में इलेक्शन हुए, 2024 में इलेक्शन हुए, 2029 में जाके अब इलेक्शन होंगे। ठीक, अब यहां पर देखो, इसी प्रकार से इनका जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इनके लिए इलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है,
और इनके यहाँ 650 सदस्य होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, 650 सदस्य मेंबर्स होते हैं जिन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्षता चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, वैसे इनके यहाँ जनता को चुनते हैं। ठीक, आपके यहाँ इलेक्शन होते होंगे, आपका अगर वोट होगा तो आप सांसदों को वोट देने जाते होंगे, उसी प्रकार से इनके यहाँ चुना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, इनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन, इसमें आप देखेंगे 750 से लेके 800 के बीच सदस्य होते हैं। इनके लिए चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, जो राज्य के विधानसभाएं होती हैं, इनके मेंबर हमारे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इनके यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनके यहां पर जो लॉर्ड्स है, इनको एक प्रकार से वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। ठीक, और इनके यहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुख्यतः कौन जाते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो बिशप होते हैं, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च के जो आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं, उन्हें भेजा जाता है। और वंशानुगत कुलीन लोगों को, जो राज परिवार के सदस्य होंगे, जो उच्च वर्ग के सदस्य होंगे, कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाता है। अब देखो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजने की व्यवस्था क्या है, तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री होंगे वह कुछ लोगों को यहां पर मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नियुक्ति आयोग होगा, जो यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए या फिर नामांकित किए गए लोगों पर यहां पर क्या करेगा, उनको यहां पर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए चुना जाता है इनके यहां पर, जैसे हमारे यहां चुना जाता है। अब आप बोलेंगे तो हमारे यहां इनके यहां अंतर क्या है, तो देखो बेसिकली अंतर यही है कि हम अपने यहां राजतंत्र को नहीं अपनाते, लोकतंत्र को अपनाते हैं। तो आप बोलेंगे कि हमने अपनी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के ऊपर आधारित क्यों की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब यहां पर प्लासी और बक्सर के बाद अंग्रेजों ने एक बड़ा भूभाग अपने नियंत्रण में ले लिया, तो उसके बाद यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। 1773 का एक्ट आया, 1784 का एक्ट आया, 91 का एक्ट आया, तो कई एक्ट यहां पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहां ब्रिटेन के समान ही संसदीय व्यवस्था स्थापित होने लगी थी। ठीक है, 1935 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे यहां ब्रिटेन की सत्ता ही स्थापित हो चुकी थी, वही संसदीय व्यवस्था चल रही थी। हम इसी संसदीय व्यवस्था के आदी हो चुके थे, इसी संसदीय व्यवस्था से परिचित हो चुके थे। तो नई संसदीय व्यवस्था अगर हम अपनाते हमें मुश्किल होती, इसीलिए हमने ब्रिटेन की उसी परंपरा को अपनाया, लेकिन भारतीय अनुरूप के अनुसार कई सारे बदलाव भी किए हमने। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, व्हिप और टोरी। जो व्हिप और टोरी हैं, ये सबसे आरंभ में ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आज पार्टियां हैं, वैसे इनके यहां पहले व्हिप और टोरी हुआ करते थे। ये बात है आपकी 18वीं शताब्दी की। कब की? 18वीं सदी की ये बात है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे उस समय व्हिप और टोरी 2 परंपरागत विरोधी विचारधारा के समूह थे, ये राजनीतिक दल थे। ठीक है, आ जाओ देखो, ये व्हिग है, ये टोरी है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे व्हिग और टोरी का उद्भव इंग्लैंड में 1679 और 81 के दौरान हुआ, और ये बहिष्कृत संकट का समय था जब व्हिग और टोरी का उदय हुआ। ठीक, अब बहिष्कृत संकट क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे ब्रिटेन में एक प्रकार से राजतंत्र काफी पुराना है। ठीक, तो देखो यहां पर 1679 और 81 के मध्य में यहां पर आप देखेंगे तत्कालीन सम्राट शासक थे चार्ल्स द्वितीय। ठीक, और चार्ल्स द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो इनके उत्तराधिकारी चुने जाते हैं जेम्स, और जेम्स एक रोमन कैथोलिक थे। ठीक, जिसके कारण इनके सिंहासन पर बैठते ही लोगों ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कौन थे ये? रोमन कैथोलिक थे। तो इनका विरोध प्रारंभ होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इनके संबंध में 3 विधेयक लेके आए जाते हैं कि इन्हें पद से हटाया जाए, लेकिन इन तीनों में से कोई भी कानून नहीं बन पाता, जिससे जेम्स सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन निरंतर इनका विरोध यहां पर होता रहता है, निरंतर इनका क्या है, यहां पर निरंतर इनका एक प्रकार से बहिष्कार किया जाता रहता है। तो जो टोरी दल था, टोरी दल ने जेम्स के बहिष्कार के पक्ष में समर्थन नहीं थे। टोरी कहते थे कि इनका बहिष्कार न किया जाए, जबकि जो व्हिग थे, व्हिग ने जो जेम्स थे इनके बहिष्कार करने वाले समूह का समर्थन किया था। ठीक है,
फिर आखिर में आकर आप देखेंगे 3 वर्ष के बाद यहां पर क्या हुआ, फिर से जेम्स का मामला उठता है और 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जेम्स को पद से हटा दिया जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति, आप यहां पर देखेंगे जब एक राजा को उससे पद से हटाया जाता है तो बड़ी मात्रा में यहां पर खूनी संघर्ष होते हैं। भारत में भी आप देखिए, जब यहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का यहां पर कमजोर होना प्रारंभ हुआ तो शासकों को जल्दी जल्दी हटाया जाने लगा, शासकों को मार दिया जाता, उनके सहयोगियों को मार दिया जाता। उसके अपोजिट यहां पर आप देखेंगे जब जेम्स को 1688 में हटाया गया तो एक बूंद रक्त की यहां पर नहीं बही और नए शासक स्थापित हो गए। इसे यही कहा जाता है रक्तपूर्ण क्रांति, बिना रक्तपात के क्रांति का होना। अब यहां पर आप देखेंगे 1701 में 1701 में एक अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम के द्वारा कह दिया गया कि अब यूनाइटेड किंगडम के सिंहासन पर या फिर ब्रिटेन के सिंहासन पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जो रोमन कैथोलिक हो। रोमन कैथोलिकों को ब्रिटिश सिंहासन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आप देखेंगे शुरुआत में जो विग्स थे इनको संसद का समर्थन माना जाता था, जबकि टोरी इसके विपरीत विचारधारा के लोग माने जाते थे। जो विग्स थे ये जानते थे कि संसदीय व्यवस्था आए, लेकिन टोरी इस संसदीय व्यवस्था के विरोधी थे। क्लियर। अब देखो यहां पर 1688-89 में क्रांति के बाद जो विग्स थे और जो टोरी थे दोनों ने कुछ आदर्शों को स्वीकार किया। इन्होंने कहा देखो बहुत हो गई लड़ाई, अब हम कुछ आदर्श स्वीकार करते हैं। इन्होंने आदर्श के तौर पर क्या किया, जो दैवीय सिद्धांत थे इन्हें खारिज कर दिया और इसकी जगह सीमित संवैधानिक राजतंत्र की बात की कि दैवीय सिद्धांत कोई नहीं होता, हम संवैधानिक राजतंत्र के हिसाब से अपने देश का शासन चलाएंगे। ठीक। अब यहां पर देखो, अब आगे समस्या कहां आएगी, आने वाले समय में जो विग्स थे एक कुलीन जमींदार और धनी मध्य की पार्टी बनकर रह जाएगी, आम जनता से कोई मतलब नहीं होगा इसे। जबकि टोरी जो व्यापारी वर्ग और जो अन्य लोग थे प्रशासनिक वर्ग, इनकी पार्टी बन जाएगी। टोरी है आम जनता की पार्टी, आम अधिकारियों की पार्टी, विग है कुलीन वर्ग और जमींदारों की पार्टी। ठीक है। अब देखो गोरखपुर क्रांति मतलब एक बूंद भी रक्त की नहीं बही थी, इसे हम कहते हैं गोरखपुर क्रांति। और गोरखपुर क्रांति के तहत ही तत्कालीन सम्राट जेम्स को इनके पद से 1688 में हटाकर इनके दामाद जो थे दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज, इनको गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, इनको क्या है, गद्दी पर बैठा दिया गया। ये जेम्स की बेटी मैरी के पति और डच के राजा थे। नाम क्या था इनका, नाम था इनका विलियम ऑफ ऑरेंज। इन्हें गद्दी पर बैठा दिया जाता है जेम्स की जगह। अब ये शासक बन जाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर ये सारी व्यवस्था चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आएगा 1689 का वर्ष और 1689 में ही कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकार अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है इसकी नींव पड़ी थी। अभी जो यहां पर शासन व्यवस्था विद्यमान है इसकी नींव आपकी 1689 में पड़ी थी। ठीक है। अब देखो, अभी तक टोरी और विग थे। अब यहां पर आप दो शब्द देखेंगे, वामपंथी और दक्षिणपंथी। अब वामपंथी दक्षिणपंथी कौन है, तो यहां पर आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति होगी और फ्रांस के साथ जब युद्ध हुआ यूके का तो यहां पर आप देखेंगे विग और टोरी को जो था ये विभाजित हो गए। अब यहां पर दक्षिणपंथी और वामपंथी आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आओ, आगे जब आप बढ़ेंगे यहां पर तो यहां पर देखिए जो विग समूह था ये उदारवादी का बहुत बड़ा वर्ग पार्टी छोड़कर चला जाएगा। ठीक, विग समूह था उनमें से उदारवादी जो थे इनका एक बहुत बड़ा समुदाय था जो पार्टी छोड़कर चला जाएगा। और इसके साथ ही यहां पर आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, एक है आपका लॉर्ड जॉन रसेल और दूसरा नाम है विलियम ग्लैड स्टोर। ठीक, इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने प्रतिपादित उदारवादी यानी लिबरल का उदय किया। क्लियर। अब देखो यहां पर सर रॉबर्ट पील एवं बेंजामिन डिज़रायली द्वारा समर्थित नई पार्टी कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी थी इसका उदय हुआ। क्लियर। अब क्या होगा, हम यहां पर दो व्यक्ति और आएंगे, एक थे आपके सर रॉबर्ट पील, दूसरे थे आपके बेंजामिन डिज़रायली। इन दोनों ने यहां पर किया, इन दोनों के द्वारा एक नई पार्टी का उदय किया गया जिसे कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी नाम दिया गया। ठीक। अब देखो,
अब टोरी के बदले कंजर्वेटिव शब्द का प्रयोग होने लगा। जो टोरी पार्टी थी उसके लिए कंजर्वेटिव शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब यहां पर जो विग थे ये अर्थहीन हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, बिल्कुल अर्थहीन हो गए ये लोग। यूके में पार्टी प्रणाली एक और विशिष्टता लेफ्ट और राइट विंग यानी दक्षिण वामपंथी के ऊपर भी विभाजित है। जो आप ब्रिटेन में तो छोड़िए, दुनिया के हर देश में देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होंगी आपको एक दिखाई देगी आपको वामपंथी, एक दिखाई देगी आपको दक्षिणपंथी। ठीक है, ये क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। तो देखो, लेफ्ट और राइट विंग शब्दों का उदय जो हुआ था फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ था। जो फ्रांस की क्रांति आप पढ़ने जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट विंग और राइट विंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? अब देखो, जो राइट विंग के लोग थे ये राजशाही के समर्थक थे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे वामपंथी ने इनका विरोध किया, इसलिए क्रांति हुई थी। ठीक है, ये यहां पर क्रांति आपको देखने को मिलेगी। दक्षिणपंथी जो थे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दक्षिणपंथी बात करते हैं तथा सीमित सरकारी विनियमन का समर्थन करते हैं। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर, अब यहां पर आपको कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी देखने को मिलेगी। तो यूके में जो कंजर्वेटिव है इन्हें सामान्यतः दक्षिणपंथी माना जाता है। ठीक है, तो वही जो लेबर पार्टी है इन्हें वामपंथी माना जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन केंद्र में दो दल सत्ता में रहते हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो यहां पर आप देखेंगे केंद्र में रहने वाली दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हैं। इसमें से जो कांग्रेस है ये मध्यम मार्गी है, ये ना तो आपकी दक्षिणपंथी है ना ये आपकी वामपंथी है, मध्यम मार्ग वाली बात करती है। जबकि जो आपकी बीजेपी है, बीजेपी को कर्तव्य, परंपरा और राष्ट्रवाद पर जोर देने के कारण बीजेपी की पॉलिसी आपने देखी होगी, कर्तव्य, परंपरा, राष्ट्रवाद, इसके बारे में बात करती है, जिसके कारण इन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दल वामपंथी प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ये वामपंथ वाले हैं। अब यहां पर देखो यूके में हालिया संदर्भ, अब यहां पर होता क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इलेक्शन जब होंगे तो आपको पता होगा ऋषि सुनक इनकी सरकार चली जाती है और विपक्षी पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और समझनी है, इस बार की सत्ता में न तो कंजर्वेटिव न ही लेबर पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, बल्कि मिली जुली सरकार बनी। इस बार छोटी पार्टियों की अहम भूमिका रही है ब्रिटेन के चुनाव में। अब यहां पर हुआ क्या, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर विद्वान थे, जैसे कि आवर्जन, माइग्रेशन, ब्रेक्जिट, जिसमें यूके जो आपका यूरोपियन यूनियन है उससे ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया था, कोविड-19 और उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई उनकी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर यहां पर ये सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे 2024 का चुनाव, तो इस चुनाव में हर बार जो परंपरागत व्यवस्था थी उसको हटाकर क्षेत्रीय दलों को ज्यादा यहां पर प्रायोरिटी दी गई, क्षेत्रीय शक्तियों को, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा यहां पर विस्तार दिया गया। ठीक है, अब आगे आओ, और जब यहां पर आप आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे 2024 का चुनाव कंजर्व पार्टी के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब रहा, जिसमें इनके पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता क्या कर पाए, यहां पर अपनी सीट भी हार गए। जैसे भारत में हुआ था 2019 में, बड़े बड़े लीडर अपनी यहां पर सीट को हार गए थे, वही स्थिति आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिली। अब यहां पर बात आती है भारत और ब्रिटेन संबंध। तो भारत और ब्रिटेन संबंधों की बात करें तो ये अभी बड़े ही निराशापूर्ण स्थिति में गुजर रहे हैं, ज्यादा आपको यहां पर अधिक उत्साह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखो यहां पर भारत के आंतरिक मामलों में ब्रिटेन के द्वारा अधिक हस्तक्षेप किया जाता है। अब इनके यहां कुछ ऐसे लीडर हैं जो भारत और ब्रिटेन के संबंधों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लेबर पार्टी के जेरेमी कार्बिन की। जेरेमी कार्बिन लेबर पार्टी के मेंबर हैं और इन्होंने कई बार कश्मीर के ऊपर विवादित बयान दिया हुआ है। जनमत संग्रह की बात की है तो भारत कहता है ये हमारा आंतरिक मामला है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे नवनिर्वाचित कीर स्टारमर, इन्होंने फिर से भारत और ब्रिटेन के संबंधों की समीक्षा करने की मांग की है, जिससे और संबंधों को सुधारा जाए। अब यहां पर भारत की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं संबंधों को सुधारने के लिए, तो 2+2 वार्ता, जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं
उन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है, जैसे कि फ्रांस, इजराइल, जापान, अमेरिका, रूस। उसी के साथ अब ब्रिटेन के साथ में भी 2+2 वार्ता प्रारंभ करने वाला है, जिसमें भारत के दो महत्वपूर्ण मंत्री, एक रक्षा मंत्री, दूसरे विदेश मंत्री, ये दोनों लोग अपने जिस देश के साथ 2+2 समझौता करना है हमें, उनके देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रियों के साथ मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, आगे की योजनाएं बनाते हैं। ठीक, तो ये यहां पर आप देखेंगे। इसी के साथ यहां पर दोनों देश आपस में FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। इसी के साथ में आप देखेंगे ब्रिटेन और भारत आपस में FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता करना चाहते हैं। और इस समझौते के तहत आप पाएंगे ब्रिटेन चाहता है कि भारत इनके देश में बनी जो यहां पर स्कॉच विस्की है, इसके ऊपर से आयात शुल्क को कम करे, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे। भारत चाहता है कि भारत के जो कार्यबल हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, इन्हें ब्रिटेन से अस्थायी वीजा दिया जाए। तो ये ब्रिटेन और अपने अपने हित रखे हुए हैं भारत के, जिसके कारण यहां पर यह समझौता कभी नहीं हो पा रहा है। अब यहां पर कुछ विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखें क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, इसे विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। तो विंस्टन चर्चिल कौन थे? उस तरफ कंजर्वेटिव पार्टी के थे और इनकी सरकार थी। यहां पर जब भारत को आजादी मिली उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ठीक, 1892 में दादा भाई नेहरू सेंट्रल फिंसबरी से एकमात्र ऐसे सांसद थे जो 5 वोटों से जीतकर आए थे और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन किसके समय आया? विंस्टन चर्चिल के। और भारत जब आया थे तो क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में। ये आज के हमारे टॉपिक थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अन्य टॉपिकों में। अच्छा, एक टॉपिक बता देता हूं, यहां पर देखिए, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यहां पर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। जबकि हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमारा यहां पर टॉपिक था, इसे हम यहां पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ में, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।